नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आर्थिक मामलों से जुड़ा हमारा बुलेटिन खर्चा पानी। साथ में है अंशुमन तिवारी जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्ते दर्पण और खर्चा पानी के सभी दर्शकों का स्वागत है। सर बुलेटिन शुरू करने से पहले एक कन्फेशन करना चाहूँगा। आज सर्दी-जुकाम से हालत थोड़ी पस्त है, इसलिए अगर किसी दर्शक को मेरी आवाज़ रानी मुखर्जी जैसी लगे तो वो कमेंट बॉक्स में तारीफ़ कर सकता है। तो इस स्वीकारोक्ति के बाद आइए आज का लाइनअप डिस्कस कर लेते हैं। आज के लाइनअप में हैं 2 शब्द। पहला है संरक्षणवाद, उसके बारे में बात करेंगे। अंशुमन जी, आप मुझे निजी तौर पर भी इसलिए प्रभावित करते हैं क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट आपकी दूरदर्शिता बैंग ऑन टारगेट रहती है। फिर चाहे वो आपके इंडिया टुडे के एडिटोरियल हो जिसमें आप महीनों, कभी-कभी सालों पहले वेल्थ माइग्रेशन की बात कर सकते हैं, तो कभी सबसे बड़ी सेल की जिसमें आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। या अगर मैं आपके साथ 3 सेशंस कर चुका हूँ खर्चा पानी की, उनमें बात करें तो चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या भविष्य में होने वाली कोई ट्रेड डील हो, जिनकी चर्चाएँ आपने पिछले 3-4 सेशंस में की हैं। इसी क्रम में अब की बार एक शब्द है सर, संरक्षणवाद, जिसका ज़िक्र आप कई बार कई अन्य संदर्भों में कर चुके हैं। अब यही नेपथ्य से मंच पर आता दिख रहा है। कॉन्टेक्स्ट मैं बता देता हूँ, खबर आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान महँगे हो रहे हैं। ये छोटी-सी कुछ एक लोगों की कुछ एक खरीदारियों से जुड़ी खबर लगती है। लेकिन इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आत्मनिर्भर भारत, संरक्षणवाद और इंडिया चाइना ट्रेड के साथ जोड़कर देखने पर क्या तस्वीर निकल कर आ रही है अंशुमन सर? अब अ, दर्पण आपका स्वागत है और अध्यात्म और खर्चा पानी दोनों में हमारी कोशिश रहती है कि अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है निश्चितता होना, क्योंकि अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या होने जा रही हैं, जिससे कि वो अपनी योजनाएँ सही ढंग से बना सकें। और इस लिहाज से हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ये बता सकें कि आने वाले समय में क्या हो रहा है या क्या होने के संकेत मिल रहे हैं। और जब लगातार हम पिछले दिनों में चर्चा कर रहे थे कि सरकार के पास राजस्व की कमी है और उसे बड़े पैमाने पर टैक्स जुटाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की छाया में उसकी इसका की सहायता लेकर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी होंगी, तो वैसा ही हुआ। अब जो बजट के आंकड़े हमारे सामने खुलकर आ रहे हैं, उस हिसाब से इस बार सरकार ने करीब 1250 सामानों पर इंपोर्ट हुँ, ड्यूटी की बढ़ोतरी की है और पिछले पिछले हाँ, बजट में 1600 थी, हाँ, और पिछले उससे कम बजट था। में करीब 1590 1595 प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पर इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। आप ये जी, मान के चल सकते हैं कि करीब-करीब 2700-2800 सामान है और ये इसमें ज़्यादातर सामान इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से जुड़े हुए हैं। वहाँ करीब 14,400 के आसपास सामानों की लिस्ट है और हुँ, अगर आप इन्हें देखें दोनों बजटों में बढ़ाई गई ड्यूटी है तो मिंट की एक एनालिसिस बताती है कि करीब-करीब 93 से 92% जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स है, उस पर इसका असर पड़ेगा, भारत का। हुँ, सरकार जानबूझकर इस कोशिश में है, इसे आत्मनिर्भर भारत का पुश कह सकते हैं, इसे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की बढ़ोतरी के को मदद देने की कोशिश कह सकते हैं, पर तात्कालिक तौर पर सरकार इससे 2 निशाने साध रही है। प्रत्यक्ष रूप से तो ये कोशिश की जा रही है कि भारत में प्रोटेक्शन लाया जाए, संरक्षण की दिया जाए ताकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन शुरू हो सके, पर परोक्ष रूप से सीधा से कोशिश ये है कि इस समय जब टैक्स बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है, तो संरक्षणवाद के सहारे ही, आत्मनिर्भर भारत के सहारे ही कम से कम ड्यूटी बढ़ाकर टैक्स बढ़ाया जा सके। अब हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद की दर्पण डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। हर जगह छोटी-छोटी चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ज़रूरत पड़ती है। डिजिटल इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है और ये भारत के सबसे बड़े आयातों में से एक है। अगर आप हुँ, पेट्रोल और सोने के आयात के बाद देखें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भारत का तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्ट है। यहाँ पर जो तात्कालिक असर हमें बाजार पर दिख रहा है, जिस बात का आप ज़िक्र कर रहे थे, वो ये कि भारत में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बहुत सारे, चाहे वो छोटे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हों जिनको ब्राउन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहते हैं या हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हों, सबकी कीमतों में पिछले 1 साल में हमने लगातार बढ़ोतरी देखी है, बल्कि पिछले 2 साल में लगातार बढ़ोतरी देखी है। उदाहरण ये है कि लॉकडाउन और मंदी के दौरान भी भारत में स्मार्टफ़ोन की कीमतें कम से कम 4 बार बढ़ाई बढ़ाई गई क्योंकि उनके कंपोनेंट्स महँगे हो गए थे। बा ये प्रक्रिया भारत में तुरंत इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बाज़ार को महँगा कर रही है, उनको इस्तेमाल करने वालों की लागत बढ़ा रही है। अब आप कहेंगे कि लेकिन इससे तो संरक्षण मिलेगा भारतीय उद्योगों हुँ, को, मिलेगा, लेकिन तुरंत कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, कोई बहुत बड़ी हुँ, कैपेसिटी आने की संभावना नहीं होती। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उद्योग का निवेश, उस निवेश के साथ कैपेसिटी तैयार होना, उस कैपेसिटी के साथ बिक्री के लिए मार्केट तैयार होना, इन सारी चीज़ों में लंबा समय लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर भी इस ड्यूटी की बढ़ोतरी के बाद भी भारत के उत्पाद के जो प्रोड्यूसर हैं
क्या वो कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे आने वाले समय में? हुँ, किसी समय में जाकर वो उतने कॉम्पिटिटिव और उतने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकेंगे कि जिन जो हमें सस्ते आयात होकर मिल रहे हैं, ये भी देखना होगा। तो हमने 2 ट्रेंड देखे, सरकार ने तेजी से कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई, जो आमतौर पर 2014 से पहले तक भारत की व्यवस्था कस्टम ड्यूटी कम रखने की, आयात सस्ता रखने की थी, ताकि देशी बाजार में सर्विसेज की और बाकी डिमांड बढ़े। उसका एक पॉलिसी शिफ्ट हमने देखा, उस पॉलिसी शिफ्ट का नतीजा ये है कि रेवेन्यू तो सरकार को थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामान की महंगाई तेजी से बढ़ रही है। क्या उतनी ही क्षमताएं भारत में तैयार हो रही हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां उतनी तेजी से आ रही हैं निवेश करने के लिए? तो अभी हमको सिर्फ इतना दिखाई पड़ा है कि जिनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए गए हैं, हुँ, सरकार की एक स्कीम है, जिस स्कीम के तहत यदि आप भारत में उत्पादन कर रहे हैं है और उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो आपको सरकार पैसा देगी। इस पर भी चर्चा काफी होती रही है कि क्या क्यों बजट से उत्पादन बढ़ाने के लिए पैसा दिया जाना चाहिए, क्यों कंपनियों को इस बात के लिए पैसा दिया जाए, जब हम उन्हें बाजार दे रहे हैं, जब हम उन्हें उन्हें टैक्स में रियायतें दे रहे हैं, जब उन्हें बाकी सुविधाएं दे रहे हैं, तो उससे उससे अतिरिक्त पैसे देने की क्या जरूरत है बजट से उत्पादन बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी पीएलआई को एक ऐसी स्कीम माना गया जिसके जरिए भारत में निवेश बढ़ाया जा सकता था। तो अभी हमें जो दिख रहा है कि जो पीएलआई के जरिए आई हुई कंपनियां हैं, यानी जिन्हें भारत में मोबाइल बनाने के लिए सरकार पैसे दे रही है, मोबाइल तो वो बेच ही रही है, बाजार भी हुँ। जिन्हें पैसे दे रही, उन कंपनियों ने तो उत्पादन बढ़ाया है। बाकी जो हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर्स का, जो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड भी है, सेमी ऑर्गेनाइज्ड भी है, वहां पर कच्चा माल महंगा हो रहा है, कंपोनेंट्स महंगे हो रहे हैं, और इसलिए उसकी लागतें बढ़ रही अगर हिस्ट्री को देखते हुए अंशुमन जी फ्यूचर में जाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, बहुत पुराना याद आता है जब अप्ट्रॉन वगैरह के टीवी रहते थे। इस वक़्त कोई ऐसा रोबस्ट चाहे वो मोबाइल सेक्टर में हो, चाहे वो आपका टीवी, फ्रिज किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है टाटा का वोल्टास वगैरह ये दिखता है। फ्यूचर में कैसा दिखता है सर? माइक्रोमैक्स जैसी कोई कंपनी क्या थ्राइव करेगी यहाँ पर, बढ़ेगी या किस तरीके से रहेगा? कैसे है। अभी करना चाहिए केवल अभी इंसेंटिव के तौर अभी भारतीय ब्रांड्स को आने में समय लगेगा, खासतौर से जो इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक एरियाज हैं हुँ, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है। जब आप एसी की बात करते हैं या इनकी बात करते हैं, तो ये सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं, इसमें मोबाइल है, इसमें हुँ, हाईटेक कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं या बाकी, इनमें अभी भारत में वो क्षमताएं और वो क्वालिटी तैयार होने में लंबा समय लगेगा। उसकी वजह दो है। व्यवहारिक रूप से भी समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया में जब ओवर कैपेसिटीज हैं जगह जगह, पूरी दुनिया में इन चीजों को बनाने की क्षमताएं तैयार हैं, तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, कोई भी बड़ी कंपनी निवेश करने से पहले ये सोचेगी कि क्या इस माल को बेचेगी कहां बनाकर, और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से सस्ता माल उपलब्ध है, तो वो दूसरी जगह क्यों बनाएगी। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का यही फायदा या नुकसान है कि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी दुनिया के किसी भी हिस्से में है, तो वो सबकी है, हुँ, क्योंकि उस कैपेसिटी को उन कंपनियों ने ये देखकर नहीं बनाया कि उन्हें केवल चीन में बेचना है या उनको ताइवान में बेचना है या उनको फिलीपींस में बेचना है। जब उन्होंने इस कैपेसिटी को बनाया, तो उन्होंने पूरी दुनिया के बाजार को ध्यान में रखा है। हुँ, एक चीज। दूसरी चीज समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और गुड्स बनाने वाली कंपनियों की संख्या दुनिया में सीमित है। 15, 20, 25, 30 जी, कंपनियां हैं जिनके पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जिनके पास अपनी टेक्नोलॉजीज हैं, वो डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां दुनिया में कई जगह बड़ी कैपेसिटीज रखती हैं। वो आपके देश में आकर असेंबलिंग तो कर सकती हैं, जो हमने देखा कि भारत में मोबाइल कंपनियां आई और चीन और भारत के मोबाइल बाजार में चीनी कंपनियों का दबदबा है। वो आई और उन्होंने कंपोनेंट्स बाहर से लाकर भारत में उनको जोड़ना शुरू किया। बट अगर आप जीरो से ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं, तो पहले दो चीजें होंगी कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी डिमांड हो, क्योंकि अकेले भारतीय बाजार में बेचने के लिए कोई कैपेसिटी नहीं क्रिएट करेगा। और दूसरी चीज ये है कि भारतीय बाजार कितना कॉम्पिटिटिव है टैक्सेशन के मामले में, हुँ, बाकी सुविधाओं के मामले में। भारतीय बाजार कितना उदार है, कितना खुला है, जहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसानी से हो सकता है, हुँ, ये सवाल है। तो इसलिए एक बार फिर हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, जो पुरानी पॉलिसी थी 70s 80s की, कि नहीं हमें आयात से डर लगता है, तो इंपोर्ट की जगह हम अपनी क्षमताएं बनाएं। हम एक बार फिर उसकी कोशिश में लगे, उसे नए कलेवर में नए तरह से पैकेज कर रहे हैं कि हम कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन करने के लिए पैसा दें। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में वो कंपनियां कितना सस्टेन करेंगी, उनके हुँ, प्रोडक्ट कितने कॉम्पिटिटिव होंगे, और क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक सही सोच है, क्या एक सही रास्ता है। कम से कम अभी तक इसी सरकार में जितने विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स आई हैं, वो हुँ, इसे बहुत ज्यादा समर्थन इसका नहीं करती। जैसे कि सुरजीत भल्ला कमेटी की रिपोर्ट जो आरसेप पर आई थी, उसने कहा था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी जो है पुरानी आर्काइक पॉलिसी है। भारत को अपना बाजार खोलना चाहिए और अपने पास जो चीजें अच्छी हैं उनका निर्यात करना चाहिए, और दुनिया में जो सस्ती चीजें हैं उन्हें अपने यहाँ लाना चाहिए। क्योंकि जब भी आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं या
आयात महंगा करते हैं तो उसका फायदा उद्योग को बहुत समय के बाद मिलता है, उसका नुकसान उपभोक्ता को तुरंत होने लगता है, कंज्यूमर को तुरंत होने लगता है, क्योंकि क्योंकि उसके लिए प्रोड्यूस की कंपोनेंट की कीमतें बढ़ जाती हैं। अंशुमन जी, इससे जुड़ा हुआ मेरा तीसरा सवाल है जो मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, आपने कहा था कि असेंबलिंग वगैरह कमोबेश इंडिया में हो रही है। दूसरा स्टेप आता है सर, जिसके बारे में आपने अपने चर्चा के दौरान अभी जिक्र किया था, 0 to 100% मैन्युफैक्चरिंग। मेरा ये सवाल शायद जल्दी पूछना होगा सर कि R&D में तो हम कब तक, क्या 20 या 30 या 40 साल लगेंगे कि कोई एक हमारे वहां पे भी कोई आए और मोबाइल दिखाए एप्पल का, या फिर कि ये हमने प्रोड्यूस किया है, कि यहीं पे वो रिसर्च हो। बेशक उसकी मुहरें भेज के यूएस में, उसकी मुहरें जो है वो चाइना में चली जाए और वहां पे उसका मास प्रोडक्शन हो, लेकिन यहाँ को कोई इंडिया बिल्ड प्रोडक्ट शुरुआत से बने। R&D की अगर बात करें दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक। ये थोड़ा लंबे बहस का विषय है। आज का हमारा विषय नहीं कि आर&डी के चैलेंजेस क्या हैं, पर आर&डी कभी भी मार्केट से अलग नहीं होती। उन्हीं चीजों हम्म। की का रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इनोवेशन होता है जिनका बाजार में डिमांड होती। और हम्म। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए भी कैपेसिटीज की जरूरत होती है। अगर हमारे पास रिसर्च एंड इनोवेशन में मान लीजिए टेक्सटाइल की कैपेसिटी है तो हम टेक्सटाइल में रिसर्च इनोवेट कर सकते हैं। यदि हम्म। हमारे पास रिसर्च और इनोवेशन में स्पेस की कैपेसिटी है तो हमने स्पेस में इनोवेट किया है। हम्म। सारी दुनिया की सारी तकनीकों में रिसर्च और इनोवेशन एक जगह नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए इकोसिस्टम की जरूरत होती है। ऑटोमोबाइल है हम्म। भारत। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में समय होता है। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत की सबसे बड़ी समस्या इंजन है। हम्म। ऑटोमोबाइल से लेकर जहाज तक इंजन की चुनौती है हमारे पास इंजन की R&D नहीं है। हम दुनिया के हम्म। सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट हैं, हम एविएशन का मार्केट है, पर इंजन नहीं बनाते। इंजन एक R&D प्रोडक्ट है जो जो जिन देशों में उसका इकोसिस्टम है उन्होंने विकसित किया है। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें R&D लाना है तो R&D के सामने एक मार्केट होना चाहिए, उस मार्केट के हम्म। साथ इतना फंड और पैसा होना चाहिए कि R&D लंबे समय तक सस्टेन किया जा सके। तो इसलिए अभी हम उस कर्व पर खड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, जहां बहुत सारी तकनीकें विकसित हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं बहुत हम्म। सारे क्षेत्रों में जो तकनीकें या तो कॉमर्शलाइज हो रही हैं या कॉमर्शलाइज होने की तैयारी में है। जैसे मोबाइल, 5th जनरेशन की तकनीक आ गई, 6th जनरेशन की तकनीक पर बात शुरू हो रही। हम्म। कंप्यूटिंग ऑलरेडी 5th 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज की बात शुरू हो रही। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ऑलरेडी हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनकी ऑलरेडी दूसरी और तीसरी जनरेशन के प्रोडक्ट बाजार में बनना शुरू हो गए दुनिया के देशों में। इस तरह से अगर आप एक करीब से देखें तकनीकी उत्पादों को, तो उनकी अगली पीढ़ियों का परीक्षण हो चुका है, उनकी अगली पीढ़ियों की तकनीकें तैयार हो चुकी हैं या तैयार हो रही हैं। किसी कंपनी ने, किसी देश में कुछ कंपनियों के पास है। अब उनके कॉमर्शियलाइजेशन का टाइम है। बिल्कुल नई और कोई बड़ी तकनीक का समय आने में अभी समय लगेगा। समय। तो भारत को ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपने बाजार को मैनेज करे, कैसे अपने बाजार को खोले और कैसे अपने यहाँ लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाए, जिससे कि उसका वो खपत बढ़ा सके। जी, शुक्रिया अंशुमन जी। अब हमारा जो आज का दूसरा टर्म है वो है सोवरिंग जो रेटिंग है, जिसके रिगार्डिंग फिंच की रिपोर्ट आई है। मैं अ, थोड़ा रिपोर्ट देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इसमें ये कहा गया है कि जो भारत का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, उसके चलते हमारी जो भारत की सोवरिंग रेटिंग है उसमें कमी आ सकती है। हालांकि कुछ पॉजिटिव, इसको बड़ा उत्साहवर्धक और बड़ा डेयरिंग बताया गया है कि हमने जो फिजिकल डेफिसिट है वो अधिक रखा हुआ है आपकी। तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप पहले भी सोवरिंग रेटिंग के बारे में आगाह कर चुके हैं हम सेशन इस पे में। संक्षेप में बात कर लेते हैं, क्योंकि पब्लिक डेट पे हम खर्चा पानी के पिछले एपिसोड में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो लोग खर्चा पानी इसलिए की प्लेलिस्ट पर पब्लिक डेट की चुनौती को समझ सकते हैं। और उस समय हमने जो चर्चा की थी तब ये संकेत दिया था कि आने वाले 2 ही 3 दिनों में रेटिंग एजेंसियां इस पर सवाल उठाएंगी। उठाएंगी। जी। तो फिच ने भारत की ग्रोथ रिकवरी की प्रक्रिया पे संतोष जाहिर किया है। ये माना है, फिच अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया के सॉवरेन रेटिंग करती है, देशों के कर्ज की रेटिंग करती। और भारत की रेटिंग आमतौर पर काफी खराब है, जंक से थोड़ा सा ऊपर है, एक नॉच ऊपर है। तो फिच ने बाकी चीजें कही हैं कि भारत के विकास की रफ्तार ठीक है। 2022-23 तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने नॉर्मल स्वरूप में शायद आ जाएगी 23 तक। उन्होंने कहा कि भारत ने राजकोषीय घाटे को स्वीकार करने में बहादुरी दिखाई है। पर जो डेट जीडीपी रेशियो है, जिस पर पिछली बार हमने चर्चा की थी, वो चिंता की बात है। फिच ने कहा है कि भारत का डेट जीडीपी रेशियो, यानी सरकार जितना कर्ज लेती है और जितना जीडीपी है उसका अनुपात बिगड़ रहा है, वो 85 से 90% के आसपास है इस समय, हम्म। केंद्र और राज्य सरकारों का कर्ज मिलाकर। और अगर आप इसमें लोगों के कर्ज जोड़ दें, हम्म।
पूरे सिस्टम का कर्ज जोड़ दें। कर्ज हम अभी क्या देखते हैं, डेट जीडीपी रेशियो अपने आप में एक अधूरा फार्मूला है, केवल सरकारों के कर्ज देखता है और उसमें भी जो राजकोषीय घाटे हैं केंद्र और राज्य सरकारों के, उन्हें जोड़ता है। जो सरकारी कंपनियां कर्ज लेती हैं वो इसमें शामिल नहीं करता। हमने आपने कंज्यूमर्स ने जो कर्ज ले रखा है पूरे सिस्टम में, वो इसको शामिल नहीं करता। प्राइवेट कंपनीज ने जितनी बोरोइंग कर रखी है उसको वो शामिल नहीं करता। क्योंकि जब हम डेट की बात करते हैं तो पूरे सिस्टम के डेट की बात करते हैं, केवल सरकार का डेट इसमें अलग नहीं होता है। तो अगर हम केवल सरकार के कर्ज के तौर पर ही देखें तो डेट जीडीपी रेशियो भारत का जीडीपी के अनुपात में कर्ज, यानी 200 लाख करोड़ रुपए का अगर भारत का जीडीपी है तो उसका 85% से 90% कर्ज है सरकारों का। और फिच ने ये चेतावनी जैसी बात कही कि अगर ये बढ़ता रहा रहा या ये नहीं रोका गया तो भारत की साख पर, रेटिंग पर असर पड़ सकता है। हमें याद रहे कि अभी इकोनॉमिक सर्वे में केंद्र में वित्त मंत्रालय ने सॉवरेन रेटिंग एजेंसियों के कामकाज के तरीके पर उंगली उठाई थी और कहा था कि वो भारत के साथ न्याय या जस्टिस नहीं कर रही है। लेकिन हमें लगता है कि उसका कोई असर रेटिंग एजेंसियों पर नहीं हुआ। रेटिंग एजेंसियों ने अपनी बात और अपने फार्मूले के आधार पर फिर चेतावनी फिच ने दी है कि भारत को अपने कर्ज को नियंत्रण करना पड़ेगा। अब ये बड़ी दुविधा की स्थिति है इस समय, जबकि राजस्व पूरी तरह टूटा हुआ है, केंद्र सरकार के पास रेवेन्यूज नहीं है, राज्यों के पास रेवेन्यूज नहीं है, तो सरकार कैसे कर्ज कार्यक्रम को सीमित कर सकती खर्च के लिए। तो ये दुविधा है, इस पर निगाह हमें रखनी पड़ेगी कि बाकी अभी 2-3 एजेंसियां और हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर है और मूडीज है, वो भारत के बजट के बारे में क्या कहती हैं, भारत के रेटिंग के बारे में क्या कहती हैं। आने वाले समय में जब वो भारत के रेटिंग और आउटलुक का रिव्यू करेंगी तब वो क्या कहती हैं, इस पर निगाह रहेगी। पर इस साल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जगत में भारत की रेटिंग को लेकर काफी चर्चाएं होती रहेंगी और हम खर्चा पानी में आपके सामने उसकी जानकारी लेकर आते रहेंगे। लास्ट चीज अंशुमन जी, हम लोग पेट्रोल डीजल के प्राइस में लग रहा है कि ये एक रेगुलर सेगमेंट होता चला जाएगा खर्चा पानी का। 32 पॉइंट इसके रिगार्डिंग धर्मेंद्र प्रधान जी ने 3-4 दिन पहले रिप्लाई किया था कि इसमें स्टेट का केवल केंद्र ही नहीं लगाती है, स्टेट का भी इसमें काफी टैक्स रहता है। और अभी कल उन्होंने कहा है कि केंद्र टैक्स कम करने में, पेट्रोल डीजल में टैक्स कम करने में अभी असमर्थ है। तो इसके बारे में कुछ चलते चलते बता पाए आप? चलते चलते संक्षेप में, क्योंकि पेट्रोल डीजल में की कीमतों में बढ़ोतरी हमारा नियमित एक तरीके से नियमित क्रम जैसा बन गई है। और ये बात हमने खर्चा पानी के एपिसोड्स में बार बार कही थी कि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती रहेंगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो पेट्रोलियम मंत्री के राज्य के संसद में इस जवाब को इस तरह से कोर्ट से कहा गया है कि फिलहाल टैक्स कम होने की कोई संभावना नहीं है। और अगर आप अभी हमारे पास जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं उनको अगर देखने की कोशिश करें तो लगभग जो आंकड़ा मिल रहा है उसके हिसाब से मार्च से लेकर, पिछले साल मार्च से लेकर अभी तक भारत में पेट्रोल की रिटेल कीमत 18 रुपए बढ़ चुकी है। 18 रुपए पिछले साल मार्च से लेकर अभी तक, मार्च 2020 से लेकर अभी तक। और डीजल की खुदरा कीमत करीब 15.44 रुपए बढ़ चुकी है। यानी एक साल में भारत में पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 15 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी कहीं भी नहीं दिखाई देती। तो स्पष्ट रूप से सरकार ये मान रही है कि वो इस पर टैक्स लगा रही है। दूसरी चीज ये भी है कि जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स का ढांचा है, इसमें अकेले केंद्र सरकार का टैक्सेशन ही जिम्मेदार नहीं है, राज्य सरकारें भी बराबर का टैक्स लगा रही हैं। आमतौर पर करीब करीब 28 से 30 रुपए के आसपास का टैक्स केंद्र सरकार लगाती है और 20 रुपए के आसपास का टैक्स राज्य सरकारें लगाती हैं। तो इसलिए अब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर इस फ्यूल को महंगा कर रही हैं। तो अगर आप एक औसत बॉलपार्क फिगर लें और एक बैक टू एनवेलप कैलकुलेशन करें तो आपको दिखाई देगा कि आधा टैक्स है पेट्रोल डीजल की कीमत में और आधी उसकी रिफाइनरी प्राइस है। और हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब अगर कच्चे तेल की कीमत आने वाले समय में $5-6 $7 और बढ़ जाती है, जिसकी संभावना है, तो भारत में फिर तेल से उठने वाली महंगाई या तेल से होने महंगे कच्चे तेल से, महंगे पेट्रोल डीजल से होने वाले नुकसान काफी बड़े होंगे। लेकिन फिलहाल कल ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि सरकार अभी टैक्स घटाने नहीं जा रही है, कम से कम धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा कहा है। तो इसलिए आप अपनी जेब मजबूत रखिए, अपने अपने खर्चा पानी का ध्यान रखिए, क्योंकि सरकार फिलहाल अभी इस मामले में आपको कोई रियायत देने के मूड में नहीं लगती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने की संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही। तो जैसा जैसा अंशुमन जी ने कहा था कि अपने खर्चा पानी का ख्याल रखिए। ये था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया अंशुमन जी। धन्यवाद।